हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम चेक करेंगे, एक पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर जो है स्टेट जॉब्स का एग्ज़ाम है एंड द पेपर इज़ ऑफ चंडीगढ़ विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट। 30 जून को ये पेपर हुआ था 2024 में। और जो स्टेट जॉब्स होती हैं उसमें हर जो कहते कैटेगरी का ना छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन होता है, पर मेजर रोल रहता है ज़्यादातर वोकैबुलरी का, पंक्चुएशन का, प्रीपोजिशन का, वोकैबुलरी का मेजर रोल रहता है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन है बेस्ड ऑन वोकैबुलरी और हमने क्या बताना है, इनके सिनोनिम्स बताने हैं, मतलब सिमिलर बताने हैं। तो जो वर्ड गिवन है उसका सिमिलर वर्ड हमें ऑप्शन में मार्क करना है। फर्स्ट वर्ड एज यू कैन सी इज़ इम्पॉर्चुनेट। इम्पॉर्चुनेट का मतलब आप सब अगर जानते हो, देखिए अब इसमें ये है तो कि आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। देखिए अगर आप वोकैबुलरी पढ़ते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है, वोकैबुलरी पढ़ने से आपको वर्ड ना याद रहा लेकिन आप रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे, तो वो भी एक बहुत सही तरीका है। तो इम्पॉर्चुनेट का मतलब होता है परसिस्टेंट, तो आपका पहला ही ऑप्शन इसका आंसर है, सिमिलर है। बाकी वैसे भी आप पढ़ के देखो, प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, क्लेवर नहीं हो सकता, इररेलेवेंट नहीं हो सकता, है ना। तो ये तीनों ऑप्शंस तो वैसे नहीं हो सकते क्योंकि मैच नहीं करते मीनिंग को। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ही आंसर हुआ। इम्प्रोवाइज मतलब स्पॉन्टेनियसली जो बन जाए, एकदम से, तुरंत से और बिना किसी प्रिपरेशन के बने, ये होता है। तो जो इसका मीनिंग जाता है वो अनस्टडीड जा सकता है, बाकी ऑप्शंस यहाँ पे भी नहीं जा सकती। एज यू कैन सी वोकैबुलरी रोज़ का, आप देखिए मैं आपको एक मेथड सिखा सकती हूँ कि आप वोकैबुलरी का अपना एक लिस्ट रखो। जैसे आपने वर्ड्स लिखा, एक लिस्ट रखा किसी भी बुक से, किसी भी अपनी ब्राइट की बुक में भी वोकैबुलरी है, आप लिस्ट रखो। उस लिस्ट को आप अपना रोज़ का एक नियम बनाएं, अपना एक रोज़ का एक टाइम टेबल फिक्स करें कि आपने 1 to 5 वर्ड्स पढ़ने हैं आज। तो आपने 1 वर्ड जो है आपका वर्ड है उसके सिनोनिम्स पढ़ने हैं। तो अगर 5 सिनोनिम्स है तो 5 के 5 आपने पढ़ने हैं। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि ऑप्शंस में इनमें से कोई एक आएगा ना, तो हमें जितने सिनोनिम्स पढ़ने हो, मतलब गिवन हो, तो वो सब आपने रीड करने, सब आपने कोशिश करना अपनी मेमोरी में रखें। तो सिनोनिम्स 1 to 5 पढ़े फर्स्ट डे। सेकेंड डे आया 1 to 10 पढ़ना है। अब देखो आपने क्या किया, पहले दिन पर जो 5 पढ़े थे उनको सेकेंड डे फिर रिवाइज़ किया। फिर थर्ड डे आया 1 to 15 पढ़ा। तो अब आपने क्या किया, पहले दिन जो पढ़ा था उसको फिर रिवाइज़ किया, सेकेंड डे जो पढ़ा था फिर रिवाइज़ किया। तो जो ये रिपीटेशन हो रहा है ना, जो आप इसको वापस रीड कर रहे हो ना, दैट विल बी योर मेमोरी, वो आपका मेमोरी बन जाएगा, देखना। वरना वोकैबुलरी लर्न करना इज़ वेरी टफ, आई नो, है ना। तो इसीलिए ये आप ऐसे याद कर सकते हो रोज़ के रोज़। पर एक लिस्ट सबसे पहले और एक टाइम टेबल फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, वरना इसमें अगर आपके एफर्ट्स कहीं से भी कैजुअल रहे तो ये सेक्शन आपका वीकर रह जाएगा। स्टेट जॉब्स में और एसएससी में वोकैबुलरी का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। तो थर्ड देखिए क्वेश्चन जो है नेबुलस, इसका मतलब क्या होता है कि जिसका मतलब अनक्लियर, और यहाँ इनमें कोई भी ऑप्शन वैलिड नहीं है। अब मेरे अकॉर्डिंग तो इसका कोई भी आंसर नहीं है। अनक्लियर का ऑपोजिट क्लियर जरूर हो सकता है, लेकिन क्लियर तो नहीं हो सकता इसका आंसर। तो ये होता है वेग, अनक्लियर, जब चीज़ें ब्लर हों, जब चीज़ें नॉट क्लियर हों, इनडेफिनेट हों, है ना। तो इनमें से क्रूअल, काइंड, लार्ज, ये मुझे लगता नहीं कहीं से भी मैच करते। तो आई डोंट वांट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन क्योंकि इसका कोई सिमिलर ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट इज इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का मतलब होता है जब कोई किसी चीज़ के झांसे में फंस जाए, किसी कह लीजिए किसी तरह से कहीं पे फंस चुका हो बंदा, उसको बोलते हैं चार्ज के अंडर आ गया, फंस गया, ऐसा कुछ मीनिंग होता है। और इन सब में से आंसर कौन है, ए ऑप्शन। माइंड में रखिएगा कि अब हम क्या ढूंढ रहे हैं, ऑपोजिट ढूंढ रहे हैं अब हम। तो ऑपोजिट का मतलब इस वर्ड का उल्टा वाला वर्ड ढूंढना है आपने। उल्टा वर्ड मतलब फर्स्ट ऑप्शन अब्सॉल्व, मतलब फ्री फ्रॉम चार्ज, फ्री फ्रॉम गिल्ट, फ्री फ्रॉम चार्ज। तो सेकेंड कॉग्नेट का मतलब होता है रिलेटेड, तो पहला तो इसका सिमिलर है, सेकेंड इज अनरिलेटेड। डिफरेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है। इट मीन्स रिस्पेक्ट, इट मीन्स ऑनर। तो ये इसके ऑनर, तो इसका मीनिंग जा ही नहीं सकता ना, तो सिमिलर है। तो इसका आंसर बना ऑपोजिट है डिसरिस्पेक्ट। तो जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, इट्स अ बिग डील कि आपको, अच्छा सिनोनिम फिर आसान है, अगर आप एंटोनिम्स की बात करो तो वो ज़्यादा पजल करते हैं क्योंकि हमें ना सिमिलर जज करना ईजी होता है, ऑपोजिट जज करने में हमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। तो जब आप सिमिलर ऑपोजिट का एक लिस्ट अपना प्रिपेयर करेंगे ना, उसमें जैसे आपने कोई वर्ड लिस्ट में लिखा, उस वर्ड का मीनिंग लिखें सबसे पहले और फिर उसके सारे सिमिलर लिखें, फिर उसके सारे ऑपोजिट लिखें। देखिए एक ही वर्ड से आप सिमिलर और ऑपोजिट सीख गए, बट ये ध्यान रखें कि सिमिलर भी एक से ज़्यादा हों और ऑपोजिट भी एक से ज़्यादा हों।
गूगल पे भी अगर आप कोई वर्ड ऐसा करते हो, जैसे मान लो आपको एक अननोन वर्ड मिला, नहीं मालूम था आपको, वो आपने गूगल किया, गूगल करते ही आपको उसका मीनिंग सिखाया जाएगा, उसकी प्रोनाउंसिएशन बताई जाएगी, उसका पार्ट ऑफ स्पीच बताया जाएगा, देन यू विल गेट सिमिलर एंड द ऑपोजिट ऑन द, मतलब ऑन द सेम, उसी एरिया में आपको मिल जाएगा। तो लिस्ट आपके पास होना ज़रूरी है। हमारी ब्राइट एकेडमी की बुक में भी लिस्ट है वोकैबुलरी का, और एल्स आपके पास अगर कोई वोकैबुलरी की बुक है तो वो लिस्ट आपके पास हो। आप एक वर्ड को एक पहले दिन 1 to 5 रीड करो, सेकेंड डे 1 to 10 रीड करो, तो जो रिकैप है वो आपकी नॉलेज बनता जाएगा। ठीक है ना, यही तरीका है एक सही और जिसको बोलते हैं ना जिससे आपको रिजल्ट मिलेगा, वो तरीका है। वरना वर्ड पढ़ा आज आपने, कल पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, लेकिन फिर तो कुछ दिन बाद आप उस वर्ड को माइंड से निकल चुका होगा वो वर्ड आपका। अब चलते हैं अपने यस 7th क्वेश्चन पर। सो 7th क्वेश्चन आप फिलिप्स के ऊपर है। फिलिप्स में देखेंगे आप चारों जो ऑप्शंस है वो क्या है, प्रेपोजिशंस है। तो रोम इज कॉन्स्पिक्यूअस डैश इट्स डैश इट्स आर्किटेक्चरल मार्वल्स। तो यहाँ पे देख सकता है ये फेमस की तरह से, प्रसिद्धि की तरह से बिहेव करने वाला वर्ड है, तो इसके साथ ऑप्शन जा सकता है फॉर, एट, इन या विद नहीं जा सकता। तो हमारा आंसर बना फर्स्ट में डी ऑप्शन। सेकंड में शी इज़ कोवेटस डैश लग्जरीज, तो वो इसका मतलब होता है लोभी, लालची या जो ग्रीडी होता है। तो फॉर किस चीज़ के लिए वो है, लालची है, ग्रीडी है, तो वो ऑफ, सॉरी है ना, कोवेटस ऑफ लग्जरीज। हरीज ऐसे इज रिप्लीट, भरा हुआ है, फिल्ड है, तो विद से जाता है इसका आंसर ना, तो रिप्लीट विद। अब ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे बच्चा ओवरकम करेगा, आप ना एक काम करना, जब प्रेपोजिशन का चैप्टर पढ़ते हो उसके बेस को समझते हो, प्रेपोजिशन वर्ड्स का मीनिंग समझते हो, उसके बाद ना एक लिस्ट होता है, हमारी ब्राइट की बुक में भी है, आप कोई प्रैक्टिस बुक करते हो उसमें भी अवेलेबल होगी वो लिस्ट। जैसे इंसिस्टेड के साथ हमेशा ऑन चाहता है, परसिस्टेड इन होता है ना, रिक्रूटमेंट या कमिटमेंट टू होता है, कमिटेड टू होता है, सॉरी कमिटेड टू होता है, मैरिड टू होता है। ये ना कुछ कॉम्बिनेशन है, कुछ सर्टन वर्ड्स हैं जिनके साथ में सर्टन प्रेपोजिशंस का रिलेशनशिप है, वो हमें याद करना पड़ता है। बस ये कि आप 100 पढ़ोगे तो 100 में से 80 भी याद रहे ना, तो भी आपको कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल लगेगा आपको करना उसको, है ना। तो ये इस तरह से किया जा सकता है, ये वाला प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रेपोजिशन के मीनिंग पता हो आपको, प्लस कॉम्बिनेशन पता हो किस वर्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन जाता है और वो क्या मीन करता है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास फिर से वोकैबुलरी का क्वेश्चन आया, क्वेश्चन 10th 11th और 12th। तो पहला जो है ईडियम, देखिए ईडियम है ये ना, आपको एक सूटेबल ऑप्शन से इसको आंसर मार्क करना है, ईडियम है यहाँ पर। तो टू बी कट आउट फॉर समथिंग, अगर आपने ईडियम्स का भी रिहर्सल करते हो तो बहुत अच्छी बात है, हम तो क्लास में भी ये डिस्कस करते हैं, तो जिससे इम्प्रूवमेंट होती है स्टूडेंट्स की। सो टू बी कट आउट फॉर समथिंग, कट आउट फॉर समथिंग, इसको मीन भी करो, देखो तोड़ दो इसको, कट आउट फॉर समथिंग, तो कट आउट करना किसी चीज़ के लिए। आप चारों ऑप्शंस को पढ़ो, देखो टू लीव आउट समथिंग, आपको लगेगा आउट आउट दोनों में आया तो ये मैच कर रहा होगा शायद, है ना। टू रिफ्यूज़ टू रिकॉग्नाइज, तीसरा कहता है टू बी रेडी टू डू एनीथिंग टू अटेन वंस एम, और फर्स्ट में कहता है टू हैव क्वालिटीज़ एंड एबिलिटीज़ नीडेड फॉर समथिंग, कि किसी चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए, किसी एक्शन को फुलफ़िल करने के लिए कोई क्वालिटी, कोई रिक्वायरमेंट को अचीव करना इज़ द आंसर। जो फर्स्ट है इसका आंसर ये है। अब आप देखो कितने क्लोज ऑप्शंस थी ना, हम जज नहीं कर सकते। तो ईडियम्स भी वोकैबुलरी का ऐसा पार्ट है जिसको हम उसको देख कर जज नहीं कर सकते, सब ईडियम्स को आप पढ़कर जज नहीं कर सकते। तो आपको ईडियम्स भी अपनी लिस्ट में रखना है। रोज़ के 5 ईडियम्स रीड करने हैं, नेक्स्ट डे पर प्रीवियस 5 का रिकैप करके फिर नेक्स्ट 5 रीड करने हैं, फिर नेक्स्ट डे पर प्रीवियस 10 का रिकैप करके फिर नेक्स्ट 5 करने। ये तरीका रखना आप। देखिए मेहनत है, मेहनत तो है, लेकिन इस तरह से करने से आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। अगर आप सिर्फ 1 या 2 बार पढ़ोगे तो कभी याद नहीं कर पाओगे, है ना। तो वोकैबुलरी का दिस इज़ द बेस्ट वे, यही तरीका अच्छा है। सबसे पहले लिस्ट आपके पास हो, और दूसरा आप स्ट्रिक्ट हो अपने साथ में, बस फिर काम शुरू कर सकते हो आप। नेक्स्ट है टू फॉल इन विद। टू फॉल इन विद का मतलब जब आप अचानक से किसी से आपकी मुलाकात हो जाए, तो मीटिंग होना ऑल ऑफ अ सडन, मीटिंग होना एक्सीडेंटली। तो आप देख सकते हो क्लियरली ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन, टू मीट एक्सीडेंटली, यानी कि प्लान्ड मीटिंग को नहीं बताता, ये अनप्लान्ड मीटिंग को बताता है। ऑल ऑफ अ सडन मीटिंग हो जाना इज़ टू फॉल इन विद। नेक्स्ट इज टू ब्रेक समबडी इन। तो टू ब्रेक समबडी इन का मतलब किसी को ट्रेनिंग देना, समथिंग इन समथिंग न्यू दैट ही और शी मस्ट डू, है ना, किसी को ट्रेनिंग देना। तो आंसर इज डी ऑप्शन।
ये थे ईडियम्स का सेक्शन हमारा, और ये तभी दिखने शुरू होंगे जब आप अपना लिस्ट कंटिन्यू करोगे। देखो मैं आपको मोटिवेट ही कर सकती हूँ ना कि आपने अगर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये 4 चीज़ें हैं, आप रोज़ इनको 5 पढ़ी आपने, है ना, रीड करी 2 बार 3 बार, जितना भी आपके पास टाइम मैनेज हो पा रहा है। फिर सेकंड डे पर 1 to 10 पढ़ना आप, थर्ड डे पर 1 to 15 पढ़ना आप, फोर्थ डे पर 1 to 20 पढ़ना। तो जो प्रीवियस है ना उनके रिकैप से वो चीज़ें जैसे कह लो याद होंगी, वरना नहीं होंगी, वरना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर के क्वेश्चंस आए हैं, और ग्रामर जो हम क्लास में बताते हैं ना वही सब तकरीबन आप देख पाओगे यहाँ पे है, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं हमसे उनको मालूम चल ही रहा होगा। डिस्कस एक ऐसा वर्ब है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, दे आर ट्रांजिटिव वर्ब्स, दे आर नेवर फॉलोड बाय प्रेपोजिशंस। जैसे अगर मैं कहूँ शी टोल्ड टू मी, गलत, शी टोल्ड मी होता है ना, नॉर्मल एक्टिव वॉइस में अगर हम कहें तो शी टोल्ड मी होता है। शी साइन द डॉक्यूमेंट्स, शी साइन द एग्रीमेंट, तो साइन वर्ब के बाद भी कोई ऑन प्रेपोजिशन नहीं आता। शी रिज़ाइन द पोस्ट, रिज़ाइन वर्ब के बाद भी फ्रॉम नहीं आता। शी वॉचेस टीवी फॉर टू लॉन्ग एज इट विल अफेक्ट ऑन हर आइज, नहीं, अफेक्ट हर आइज, है ना। तो आप देखो डिस्कस जो है वर्ब होती है ना डिस्कस, इसके बाद अबाउट प्रेपोजिशन नहीं आता। वी विल डिस्कस द मैटर, हम ऐसे कहते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट द मैटर नहीं, हाँ डिस्कशन अबाउट समथिंग होती है, लेकिन डिस्कस वर्ब के बाद अबाउट प्रेपोजिशन नहीं होता। तो हमारा बी पार्ट गलत हुआ, अबाउट यहाँ से एलिमिनेट होना चाहिए, तो बी में एरर आ गया। नेक्स्ट है सरिता मेड द बॉय टू डू द होल वर्क। अब एक वर्ब होता है मेक, इस वर्ब को हम यूज़ करते हैं, जैसे आपने कहना है मैंने उसको हंसा दिया, शी वॉज क्राइंग सो आई मेड हर लाफ। तो देखो आई मेड, मैंने पास्ट टेंस क्रिएट किया, आई मेड हर लाफ। या बहुत ज़्यादा शेखी मार रही थी, बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रही थी, मैंने तो रुला दिया उसको, तो आप बोलोगे आई मेड हर क्राई, मेड हर लाफ, मेड हर क्राई। तो दोनों में पास्ट बनाया मैंने, इसका ये मतलब नहीं कि पास्ट टेंस ही बन सकता है। आई विल मेक हर लाफ, आई विल मेक हर क्राई, आई मेक हर लाफ, आई मेक हर क्राई। तो मेक फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट क्रिएट कर दिया हमने, विल मेक का मतलब फ्यूचर क्रिएट कर दिया हमने, मेड का मतलब पास्ट क्रिएट कर दिया हमने। बट एक चीज़ आपने नोटिस करी, जो ये क्राई और लाफ है ना, ये भी तो वर्ब्स ही है ना, बट ये ना तो टू प्रेपोजिशन के साथ आए, ना ये पास्ट होने के बावजूद भी ये पास्ट फॉर्म्स भी नहीं आए, क्योंकि जो मेक वर्ब होता है ना और लेट वर्ब होता है, ये अपने बाद बेयर इन्फिनेटिव लेता है। इसका क्या मतलब हुआ, ये अपने बाद फर्स्ट फॉर्म तो लेता है, लेकिन कोई टू प्रेपोजिशन नहीं होना चाहिए, सेकंड फॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो लेट अस गो आउट, हम ऐसे कहते हैं ना, लेट वर्ब के बाद गो आया, लेकिन बीच में आप देख सकते हो कहीं टू नहीं आया, तो लेट अस टू गो आउट नहीं, लेट अस गो आउट। तो लेट और मेक वर्ब के बाद बेयर इन्फिनेटिव, मतलब सिंपल बताऊँ, फर्स्ट फॉर्म बिना टू के। अब आप एरर देखो, खुद चेक कर सकते हो, सरिता मेड द बॉय, फिर आगे क्या लिखा है, टू डू द होल वर्क, फिर यहाँ पे नहीं आएगा टू, अगेन बी पार्ट में से टू एलिमिनेट होगा, तो बी आपका एरर बन जाएगा, बी आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ईच ऑफ द सस्पेक्टेड मेन। तो जब हम प्रोनाउंस पढ़ते हैं ना, तो हम ईच वन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, बहुत सारे वर्ड्स के बारे में मैं बच्चों को गाइड करती हूँ। इनडेफिनेट प्रोनाउंस बोलते हैं हम इनको। ये वर्ड्स, सबसे पहला रूल है, सिंगुलर होते हैं, और जब तक ये कॉमन जेंडर है ना, मतलब ईदर अ मैन और अ वुमेन, ईदर अ बॉय और अ गर्ल, तो ये वर्ड्स ही, हिज, हिम से रिप्लेस होते हैं। हम इसके लिए शी नहीं ले सकते, हम इसके लिए दे नहीं ले सकते। अब आप देख सकते हो एरर आप शायद ढूंढ पाओ, मैंने बोला ये वर्ड सिंगुलर होते हैं, तो इनके लिए इज एम आर में से इज़ होना चाहिए, इनके लिए वॉज या वर में से वॉज होना चाहिए, इनके लिए हैज़ या हैव में से हैज़ होना चाहिए, एस वाला वर्ब, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। सो ईच ऑफ दी सस्पेक्टेड मैन, सब्जेक्ट कौन है, ईच ऑफ, प्रेपोजिशन से पहले। सब्जेक्ट कौन होता है, प्रेपोजिशन से पहले हो सकता है, प्रेपोजिशन के बाद नहीं होता है ना। जैसे अगर मैं कहूँ वन ऑफ द बॉयज़, तो यहाँ पे देखो डैश, इज एम आर में से अब यहाँ इज आएगा, वाई, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, ऑफ आया ना, प्रेपोजिशन उससे पहले है, बॉयज़ लाइन का सब्जेक्ट नहीं है। वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पर्सन्स ऑफ दिस ग्रुप्स, तो ग्रुप्स होने के बावजूद, स्मार्टेस्ट पर्सन्स होने के बावजूद वन की वर्ब क्या आई, इज आई। वन ऑफ द बॉयज़ में बॉयज़ के होने के बावजूद इज आया, क्योंकि वन सब्जेक्ट है।
सब्जेक्ट इज ऑलवेज बिफोर अ प्रेपोजिशन। तो यहाँ पे भी देखिए पूरे टर्म में, सब्जेक्टिव टर्म में ईच ऑफ द सस्पेक्टेड मैन लिखा हुआ है ना, लेकिन ये सब्जेक्ट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी पोजीशन प्रेपोजिशन के बाद है। तो प्रेपोजिशन के बाद नहीं होते सब्जेक्ट, हमेशा प्रेपोजिशन से पहले होते हैं। तो ईच, एज वी नो ईच इज़ अ सिंगुलर प्रोनाउन, तो हम इसके लिए हैव नहीं ले सकते, वर्ब आएगा हैज़। यानी सी में एरर है, लेकिन वो सी का एरर किसके वजह से है, ईच के वजह से, ईच सिंगुलर सब्जेक्ट होने के वजह से हम इसको हैव नहीं दे सकते, हम इसके लिए देयर नहीं ले सकते, हम इसके लिए सिंगुलर लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें दो टॉपिक ने हेल्प किया, पहला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दूसरा प्रोनाउंस। तो ईच सिंगुलर होता है तो इसकी वर्ब कैसी होनी चाहिए, हैज़, सिंगुलर होनी चाहिए, राइट। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। हम ये सब क्लास में डिस्कस करते हैं, तो आप जो बच्चा पढ़ता है क्लासेस में वो उनको ये चीज़ें दिखी होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पर क्वेश्चंस आते हैं और ये बड़ा डिफरेंटली पूछा गया है ये देखिए ऑलमोस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बेस्ड। कहता है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एज द गिवन पार्ट ऑफ स्पीच आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस। तो जो लाइन गिवन है, देखिए यहाँ पे पहला 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्टर ढूंढना है जो क्या बिहेव कर रहा हो लाइन में एज एन एडजेक्टिव। तो आफ्टर कौन बना होना चाहिए लाइन का, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव कौन होता है, अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एक नाउन या एक प्रोनाउन को ये क्वालिफाई करता है। तो अब देखते हैं, दे अराइव्ड सून आफ्टर, तो ये तो नाउन को लीड नहीं कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव नहीं हो सकता। ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, तो ये प्रेपोजिशन है, ये नाउन नहीं हो सकता। ही वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेट, ये दो लाइंस को जोड़ने वाली कंजंक्शन बना। ये में सब क्लियर होता है, हम क्लास में सब बताते हैं, ये नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन कैसे फाइंड आउट करना है, ये हम सब बताते हैं क्लास में। तो ये दो लाइंस को कनेक्ट करने की वजह से कंजंक्शन ऑफ द लाइन है, ये नहीं हो सकता। और लास्ट में देखो आफ्टर एजेस, एजेस इज़ अ नाउन, उसके बाद उसके सामने आकर उसको क्वालिफाई करने वाला आफ्टर इज़ एन एडजेक्टिव। तो डी कैन ओनली बी द आंसर हेयर। सेम एज सेकंड में देखो अप यूज़ किया गया है लाइन में एज एन एडवर्ब, एक एडवर्ब की तरह यूज़ किया गया, वो ढूंढना है। तो प्राइज आर अप, ये एडवर्ब है। बाकी में देखो लेट अस गो अप, लेकिन बाद में क्या लिख रहा है, द हिल, ये प्रेपोजिशन है। फिर कह रहा है द नेक्स्ट अप ट्रेन, ये नाउन के सामने उसका एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ अप्स एंड डाउन, तो खुद नाउन बना हुआ है, तो इसलिए आंसर इज द प्राइज आर अप। वेयर द प्राइज आर अप, ये आंसर है ना। ऑल एज नाउन यूज़ करना है। कहता है ही लॉस्ट हिज ऑल इन स्पेक्यूलेशन। कहता है ऑल मैन के सामने ऑल क्या है, एडजेक्टिव है। ही वॉज ऑल अलोन, तो ये भी क्या है, नाउन नहीं है। ऑल स्पोक इन हर फेवर, तो ये कौन है, नाउन है। यस, तो ऑल स्पोक इन हर फेवर में ये प्रोनाउन है। हमारा नाउन कहाँ है, ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन में देख सकते हैं आप क्या है, ही लॉस्ट ऑल हिज ऑल इन स्पेकुलेशन, तो हिज ऑल, हिज मनी, हिज बिलोंगिंग्स, तो ये ऑल भी यहाँ पर हिज के साथ उसका नाउन का रोल कर रहा है, ठीक है, ये तो प्रोनाउन का रोल कर रहा था। तो ये था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बेस्ड क्वेश्चन। लास्ट 2 क्वेश्चंस क्या हैं, नरेशन पर बेस्ड है। नरेशन वॉइस दोनों आते हैं, इसमें नरेशन आया है, वॉइस नहीं आया, इसमें नरेशन आया। सो लेट्स सी, अमित सेड टू, पहले तो हमें देखना है डायरेक्ट स्पीच है कि इनडायरेक्ट है। तो आप देख सकते हो इन्वर्टेड कॉमास के साथ है, इन्वर्टेड कॉमास वाली डायरेक्ट स्पीच होती है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। हमें ढूंढना इसका आंसर इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। सो अमित सेड टू मी, सेट देख के समझ में आया, रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उसका टेंस बदलेगा, क्योंकि जब यहाँ से होता है, जब यहाँ विल से होता है, यानी यहाँ प्रेजेंट या फ्यूचर होता है, तो स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। तो फिलहाल जो लाइन है उसका टेंस बदलेगा। तो अमित सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग हेयर। तो पहली बात तो मैं याद करवा दूँ जो हम सीखते हैं नरेशन में कि WH फैमिली प्रोनाउन से जब लाइन की शुरुआत हो तो लाइन के लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। आंसर वो ऑप्शन बन सकती है जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं हो। आंसर वो ऑप्शन बन सकती है जिसके अंदर दैट कंजंक्शन नहीं हो। तो जिस भी ऑप्शन के लास्ट में क्वेश्चन मार्क हुआ, बाय चांस यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें क्वेश्चन मार्क हो, लेकिन अगर होता तो हम उसको रीड भी नहीं करेंगे। जिस भी ऑप्शन में दैट कंजंक्शन हो, बाय चांस यहाँ पे दैट वाली भी कोई नहीं है, अगर होता तो हम उसको रीड नहीं करते। अब सेड टू को हम क्या बनाएंगे, आस्ट बनाएंगे, क्योंकि ये बात बताई नहीं गई है, ये बात
पूछी गई है। तो जिस भी ऑप्शन में सेड टू है या टोल्ड है हम उसको आंसर नहीं मार्क कर सकते। तो वी आर लेफ्ट विथ 2 ऑप्शंस। अमित आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, अमित आस्क्ड मी व्हाट ही वाज डूइंग। अब देखो यू कौन है, सेकंड पर्सन है। यू कौन सी फैमिली का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन है। इसको चेंज करना पड़ता है किसके हिसाब से, लिसनर या ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो यू की जगह ही नहीं कर सकते अभी हम, यू की जगह मैं आई कर सकती हूँ। सो आंसर इज बी ऑप्शन। आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि पूरे टॉपिक को क्लियर करना आसान है, एक छोटे से क्वेश्चन के अंदर छोटे पॉइंट से पूरा बेस समझाना टाइम लेता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो, वरना हमारे क्लासेस में तो ये डिटेल में भी होता है और अच्छे से। सेड टू टोल्ड नहीं बना, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आस्क्ड बना। तो 2 ऑप्शन सेड टू और टोल्ड की वजह से कट गई। फिर जो यू है सेकंड पर्सन होता है, ये लिसनर के हिसाब से चेंज होता है। तो लिसनर कौन है, मी है ना, तो ही कैसे चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो आई होना चाहिए जो हमारे बी ऑप्शन में है। सेकेंड, ही सेड टू देम, फिर से इनडायरेक्ट ढूंढना है, डायरेक्ट गिवन है, कॉमास दिख रहे हैं हमें। ही सेड टू देम, अब देखिए ये क्वेश्चन किससे शुरू हुआ, विल से शुरू हुआ ना। ये विल वाला क्वेश्चन भी लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। आंसर में क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो चारों ऑप्शंस में फिर नहीं है क्वेश्चन मार्क। और सेड देख के समझ में आया, आंसर विल की जगह वुड से बनेगा, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट है तो विल वुड बन जाता है, कैन कुड बन जाता है, इज एम आर वॉज वर बनता है, हैज़ हैव हैड बन जाता है। तो प्रेजेंट टेंस पास्ट बनता है, पास्ट के अपने इंटरनल चेंजेस आते हैं, तो वो टेंस बदल जाता है, मतलब विल से आंसर नहीं होगा। तो जिस भी ऑप्शन में विल है वो गलत होगी ना। तो देखो लास्ट लाइन तो टोटली डिफरेंट लग रही है। जो सेकंड लास्ट लाइन है उसमें कुड आया हुआ है, थर्ड लास्ट में भी कुड आया हुआ है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें वुड है। तो लेट्स रीड इट वेदर इट इज़ ओके और नॉट। सो ही आस्क्ड देम वेदर, ये वेदर क्यों आया, क्योंकि जब लाइन की बिगिनिंग ना ऑक्सिलरी करे, इज एम आर करे, वॉज वर करे, हैज़ हैव हैड करे, डज डू डिड करे, या विल शैल कैन कुड मे माइट करे, तो लाइन का कंजंक्शन दैट नहीं इफ़ या वेदर बनता है। तो यहाँ पे वेदर आया है, इट्स ओके फाइन है। वेदर के बाद देखो दे आया, यू सेकंड पर्सन है, फिर से चेंज करने के लिए देखना है हमें किसको, ऑब्जेक्ट को। तो जहाँ यू लिखा है वहाँ पे दे आ जाएगा, अभी ऑब्जेक्ट देम है ना, तो दे विल की जगह आया वुड यहाँ पे। लिसन टू हिम कौन है, देखो मी फर्स्ट पर्सन है, और लाइन में कभी भी फर्स्ट पर्सन आए तो चेंज होने के लिए देखना पड़ता है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन है, ही। तो जहाँ मी लिखा था वहाँ पे अब देखो कौन आ गया, हिम, फॉर अ वाइल। बाकी सारा को तो सेम ही है, वो लाइन में गिवन है। तो फुल स्टॉप होना चाहिए लाइन के लास्ट में, दैट कंजंक्शन नहीं होना चाहिए इस तरह के सेंटेंसेस में जो ऑक्सिलरी से शुरू हो रहे हैं, और वेदर या इफ़ होना चाहिए। तो वेदर यहाँ पे गिवन है। रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट टेंस होने की वजह से जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके विल को वुड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बाकी सारी कुड या बिना कुड वुड के हैं तो वो नहीं जा सकते। सो आंसर इज़ ए ऑप्शन, है ना। नरेशन बहुत ईजी टॉपिक है, MCQs में वॉइस नरेशन फ्री के मार्क्स हैं, मुझे तो ये लगता है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीज़ें बड़े आराम से जजमेंट करनी आ जाएंगी। तो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं ये सब चीज़ें सीखना, ये चाह रहे हैं कि हम ये सब चीज़ें सीख पाएँ, और जो मुझे लगता है कि लाइव क्लासेस में ज़्यादा अच्छे से पढ़ा जा सकता है, एक्टिव हो जाता है ना बच्चा, उधर में अपने साथ कंपटीशन को देखता है, तो बहुत कह लो एंथुसियाज्म आता है बच्चे को, तो बहुत लर्निंग स्टेज पे पहुंचता है बच्चा, लर्न करने के लिए विलिंग बनता है बच्चा। तो जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं ब्राइट एकेडमी को, क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं यहाँ पर आकर, है ना, बैच लगाकर यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, रेगुलर टीचर की सुपरविजन में काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो हमारा एकेडमी में बैच आके ज्वाइन कर सकते हैं। जो कोर्स रहता है वो रहता है जो क्लासेस रहती हैं वो रहती हैं 3 से 4 घंटे की क्लासेस रोज़ होती हैं। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स जो होता है वो 5 to 6 मंथ्स का चला जाता है, या मिनिमम 4 to 5 मंथ्स का रहता है। और जो बेसिक से बताएंगे, बिल्कुल ज़ीरो से बताएंगे, हर टॉपिक, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, किसी भी सेक्शन को बेस से बताएंगे, और हर चीज़ों को कहते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेवल पे लेके जाएंगे, राइट। और सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे दी जाएगी, बेस से बताया जाएगा। प्रैक्टिस के लिए बुक्स मटेरियल ब्राइट एकेडमी की तरफ से ही मिलेगा आपको, है ना। और उसके अलावा जो वीडियो का एक्सेस मिलता है वो भी आपको अवेलेबल होगा। जैसे कई बार ऐसा होता है किसी का कोई क्लास मिस हो गया, तो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वीडियोस बनी हुई हमारे एप्लीकेशन में, तो एप्लीकेशन का जो एक्सेस है वो मिलेगा, उसमें से आप वीडियो देख सकते हो, रिवाइंड करके भी देख सकते हो, जितनी बार मर्जी आप उसको रीकैप करके देख सकते हो। जब मॉक टेस्ट होंगे, यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन होगा, आपका अच्छे से बेस क्लियर किया जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है रिजल्ट तो बेस्ट आएंगे ही आएंगे। तो बेस्ट रिजल्ट होंगे, पढ़ने वाला बच्चा भी होना चाहिए अच्छा। हम यहाँ पे पूरे डाउट्स भी क्लियर करते हैं,
और आपकी प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करते हैं ना। तो ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप रेगुलर पढ़कर 1 साल के बाद अपने हाथ में एक जॉब देखना चाहते हो, तो आइए ब्राइट एकेडमी में। और कांटेक्ट करने के लिए नंबर क्या है, 9988442200, है ना। और अगर आपने विजिट करना है अकेडमी, तो मध्य मार्ग जो है चंडीगढ़ मध्य मार्ग सेक्टर 15 पड़ता है हमारा, तो सेक्टर 15 मध्य मार्ग चंडीगढ़ आप आ सकते हैं। कभी भी आइए और आकर काउंसलर से मिलिए, वो आपको सारी डिटेल और अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे। और अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप नहीं आ सकते, फिजिकली अवेलेबल नहीं हो सकते, तो वी हैव अनदर ऑप्शन ऑल्सो, यू कैन बाय आवर वीडियो कोर्स। वीडियो कोर्स में क्या होता है, रिकॉर्डेड वीडियोस का आपको एप्लीकेशन का एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें आप हमारे हर सब्जेक्ट का बेस से बताया गया रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो। 500+ वीडियोज़ हैं उसमें, और सिलेबस पूरा कवर किया जाएगा। जिस भी कोर्स के लिए आप वीडियो परचेज़ करेंगे, उसका पूरा सिलेबस डन किया जाएगा। नोट और मटेरियल भी मिल जाएंगे PDF की फॉर्म में, और वीडियो को आप बार बार देख सकते हो। अगर आप ये क्लैरिटी चाह रहे हो कि वीडियो कोर्स लेना सही होगा या नहीं होगा, तो आप सबसे पहले ऐप स्टोर से अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ब्राइट एकेडमी का, AAA ब्राइट एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको कुछ डेमो वीडियोस दिख जाएंगी, जो आप डेमो वीडियोस से आइडिया लगा सकते हो कि क्या ये वीडियो कोर्स हमें बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा। तो इफ़ यू फाइंड इट ओके, अगर आपको ये सही लगता है, इफ़ यू फाइंड इट गुड, तो आप यहाँ पे वीडियो कोर्स के लिए परचेज़ कर सकते हो आकर, ठीक है। तो और उसके अलावा क्विज़ और मॉक टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे वीडियो कोर्स में, और वीडियो को आप बार बार देख सकते हो बिना किसी लिमिटेशन के, और साल की वैलिडिटी है आपके पास। इन सब के लिए भी अगर आप चाहते हो कि कॉन्वर्सेशन करना किसी काउंसलर से, तो आप नंबर फिर से सेम नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, 9988442200। और अगर कोई फिजिकली अवेलेबल नहीं हो सकता, ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर सकता, या ऑनलाइन कोर्स के लिए भी वो अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ नोट्स और मटेरियल चाहते हैं, तो वी हैव द थर्ड ऑप्शन ऑल्सो। तो नोट्स और मटेरियल, फुल स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, प्रिंटेड नोट्स होंगे, सिलेबस पूरा कवर होगा, और इंग्लिश मीडियम में नोट्स होंगे, हिंदी पंजाबी मीडियम में नहीं अवेलेबल हैं। और मॉक टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो है वो ऐप में बच्चा लगा सकता है, और उसके लिए ऐप का एक्सेस आपको दिया जाएगा उस मॉक टेस्ट के लिए। और जो नोट्स की प्राइस वैल्यू है वो है 4000 रुपीज़, जिसमें ये सब कुछ अवेलेबल है। अगेन यू हैव टू कॉन्टैक्ट द सेम नंबर 9988442200। तो ये सब था हमारे ब्राइट एकेडमी के बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमें लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स को अवेयरनेस ना हो, तो उनको अवेयर करना भी हमारी ड्यूटी है। तो आई होप आप सबको ये सब चीज़ें आसान करें आपके लिए, और लगता हो कि हमें ज्वाइन करना चाहिए, जॉब कंफर्म करना चाहिए, एज है आज, स्टेज है आज, तो आज क्यों ना हम परफॉर्म करें, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक पेपर डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय।